हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं हमारी पहले की वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, जो कि पार्लियामेंट का एक हाउस होता है, पार्लियामेंट का एक सदन होता है। हमारी संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है राज्यसभा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। राज्यसभा जो है हमारा अपर हाउस होता है। राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट का अपर हाउस है। आपको ये पता है कि एक राज्यसभा और एक लोकसभा, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के दो हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, अब जैसे इनके नाम से आप बता पाओगे, राज्यसभा जो होता है ये हमारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे यूनियन ऑफ टेरिटरीज हैं या स्टेट हैं, उनके जितने भी लीडर्स होंगे ना, वो राज्यसभा में बैठेंगे, उनको जो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपके स्कूल को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका हेड बॉय या हेड गर्ल होता है ना, वैसे ही आपके स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक मेंबर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसे बोला जाएगा, और वो एमपी है जो राज्यसभा में जाकर बैठेगा। ठीक है, देन ये अपर हाउस है, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देन ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। डिसॉल्व नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद आपके इलेक्शन होते हैं, तब राज्यसभा काम कर रही होती है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती पूरी तरह, हमेशा काम करती रहती है, क्योंकि ये इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ये मेंबरशिप इनकी 6 ईयर्स के लिए होती है। ठीक है, इसकी मेंबरशिप 6 ईयर्स के लिए होती है। और दूसरा, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे एक साथ इस्तीफा नहीं देते थे। जैसे कि हमारी सरकार जो होती है पूरी एक साथ इस्तीफा देती है जब नए इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। तो सरकार चलनी भी तो जरूरी है ना देश चलाने के लिए। तो जो देश चलाने के लिए काम कर रही है उस टाइम पर वो होती है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग, इट इज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग स्टेट। ये मैंने बता ही दिया, ये राज्यसभा, राज्यों की सभा माने गैदरिंग ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जितने भी हमारा ये राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, हमारा राज्यसभा करेगी। ठीक है, देन पूरे यूनियन ऑफ इंडिया में। अब इसकी मेंबरशिप मैंने बताई थी 6 ईयर्स की होती है, लेकिन इसके कितने मेंबर्स होते हैं ये आप जानिए। इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लोकसभा की मैं आपको बता चुकी हूँ 545 होते हैं, प्रेजेंट स्टैंड 542 है। ठीक है, और ये जो है 250 मेंबर्स इसके होते हैं, जिसमें कि 12 जो होते हैं ना वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि कोई अपने कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, साइंस, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इनमें बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, या बहुत ही अच्छा कुछ काम करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, तो उनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, उनमें से कोई 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। अभी जो है हमारे टोटल जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 245 की है, और 238 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स हैं। ठीक है, मतलब टोटल 250 का अगर हम तोड़ निकाले तो 12 हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारे 238 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो स्टेट से आ रहे हैं। देन प्रेजेंट स्टेट स्ट्रेंथ हमारी अभी की जितने हमारे एमपी हैं वो 245 है। अब इसके जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके लिए हमारी एक इलेक्शन पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, पर इसमें मैं थोड़ा भी आपको समझा दूंगी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कौन इलेक्ट करेगा, जो हमारे विधानसभा के चुने हुए जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, वो हमारे किसको चुनेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। किस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट माने जितना बड़ा स्टेट होगा उतने ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल, उसके प्रोपोर्शन में। ठीक, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैंने आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। अगर मान लीजिए ए, बी और सी कैंडिडेट हैं और इनमें 5 वोट डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसे 2 आए और इसे भी 2 आए और इसे 1 आए, या फिर इसको मान लीजिए इसको 3 आए, इसको 1 आया, इसको 1 आया, तो इनमें से किसी एक का वोट इसको चला जाएगा तो 4 हो जाएंगे। वैसे भी ये जीत ही रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ 2-2 की सिचुएशन होती तो इसमें से किसी एक का वोट, जो ये होता ना वोट, इनमें से किसी एक को चला जाता तो वो एक जीत जाता।
तो ये ट्रांसफरेबल वोट होता है। जैसे कि आपकी टिकट होती है, उस पर लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल एक्ट, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप अपनी टिकट किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा के वोट होते हैं ना, वो हम दे सकते हैं। हमारा जो वोट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि दोबारा समझिए, मान लीजिए 5 वोट हैं, 2 इसको आए, 2 इसको आए, 1, तो इन दोनों में से कोई विनर डिक्लेयर करना है। तो ये जो वाला वोट होगा ना, जिस कैंडिडेट का भी होगा उससे पूछ के इन दोनों में से किसी एक के प्रेफरेंस पे दे दिया जाएगा। तो किसी एक को 3 मिल जाएंगे तो वो जीत जाएगा, तो वो हमारा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल। आपका एक वोट दूसरे को ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? ठीक है। देन अब बिगर स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जितना हमारा अनुपात जितना बड़ा स्टेट होगा उतने ही अनुपात में मेंबर चुनकर जाएंगे। तो बिगर स्टेट, जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, यूपी का सबसे बड़ा स्टेट है हमारा, देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से, तो ये हमारा यूपी की रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा 31 सीट्स 31 सीट्स हमें यूपी में दी गई हैं राज्यसभा की। ठीक है। देन स्मॉलर स्टेट की हम बात करें, स्मॉलेस्ट जितने भी हो गए, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर एक मेंबर ही चुनकर जाता है। छोटे स्टेट से ज्यादा लोग हैं नहीं। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी से लोग चुनकर जाते हैं, और किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास कोई भी सीट नहीं है राज्यसभा की। दिल्ली के पास 3 सीटें हैं, पौंडीचेरी के पास 1 सीट है। तो ये रही हमारा इसका राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में। अब राज्यसभा के मेंबर कौन बन सकते हैं ये देख लेते हैं। सो राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, मतलब अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कि आप किस एलिजिबिलिटी पे खरे उतरोगे तब आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। तो ये है यहाँ सबसे पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। भाई भारत का नागरिक तो होना जरूरी है अगर भारत की राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो। देन एज एटलीस्ट 30 ईयर्स अटेन कर चुका हो या कर चुकी हूँ जिनको भी राज्यसभा का मेंबर बनना है। देन शुड मेक एन ओथ ऑफ अफर्मेशन स्टेटिंग दैट ही शी विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने भारत के संविधान में ट्रू फेथ रखें, सच्चा विश्वास रखें, एलिजेंस माने निष्ठावान रहें, ठीक है, भारत के संविधान के प्रति। देन अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब ये एक्ट क्या है, ये एक्ट है जब भारत के लिए इलेक्शन कमीशन बना उसके बाद इस एक्ट के अंदर वोटर लिस्ट जो थी वो बनाने के लिए नाम रजिस्टर किए गए थे। तो इस रिप्रेजेंटेशन एक्ट के थ्रू 1951 के थ्रू ये जो हो नागरिक हो जो भारत का वो वोटर सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हो, माने उसका एक भारत के जो है वोटर के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, वो वोट देने का अधिकार हो उसके पास और वो देता भी हो। ठीक है, अधिकार तो आपके पास 18 साल के बाद आ जाता है, लेकिन जब तक आप अपना पहचान पत्र नहीं बनवाते, एपिक कार्ड जिसको हम बोलते हैं, तब तक आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो वो रजिस्ट्रेशन वही है, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो वो यही है। ठीक है, अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो। अब 2003 में इस एक्ट में कुछ चेंज किया गया था। वो क्या किया गया था, पहले क्या था कि आप जिस स्टेट से हो आप उसी स्टेट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन अब ये है कि 2003 के बाद 2 नए प्रोविजन बनाए गए। वो क्या था, पहला ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी स्टेट का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट जिसमें भी वो रह रहा है, वो इलेक्शन लड़ सकता है राज्यसभा का। ठीक है, और इलेक्शन जो हो वो किसके थ्रू हो, ओपन वोटिंग सिस्टम। देखिए आज हम जो वोटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हमारे भारत में वो हमारी ईवीएम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उनके थ्रू होते हैं। लेकिन राज्यसभा राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना वो अभी भी पुराने सिस्टम से हो रहे हैं, पुराने मेथड से हो रहे हैं, उसे ओपन सिस्टम बोला जाता है, वोटिंग सिस्टम। जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम होता था, हम एक उस पर स्याही लगाकर ठप्पा लगाकर फिर उसका नाम डालते थे बैलेट पेपर में, वो वाला सिस्टम अभी भी यहाँ फॉलो हो रहा है। तो ये ओपन वोटिंग सिस्टम के थ्रू राज्यसभा के और राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे वो कंडक्ट होंगे। देन टेन्योर क्या है, टेन्योर मैं बता चुकी हूँ आपको। एक मेंबर यहाँ का जो भी राज्यसभा का मेंबर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाएगा उन्हें, वो 6 साल का टेन्योर सर्व करेंगे। हमारे लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा के लिए 6 साल के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी वीडियो की शुरुआत में कि जो हमारी राज्यसभा होती है ना वो काम करते रहती है। ठीक है, कैसे करते रहती है कि उसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। तो जो 1/3 मेंबर होंगे हर 2 साल बाद रिटायर होंगे, उनकी जगह 1/3 नए आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे ये रिटायर हुए, मान लीजिए पहले 2 साल में
2 साल करके हम 6 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। पहले 2 साल में 80 to 85 मेंबर्स चले गए। अब इनकी जगह जो नए मेंबर आएंगे ना, वो अगले 6 सालों के लिए आएंगे, ठीक है। तो जो ये चलता ही रहेगा प्रोसेस, ठीक है। अब जो यहाँ से जाएंगे, इस साल में जाएंगे, उनकी जगह यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वो अगले 6 साल तक रहेंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये कभी भी मेंबरशिप जो होगी ना इसकी, कभी भी सारे लोग एक साथ इस्तीफा नहीं देते। तो यही रीजन है कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर, माने 80 से 85 लोग जो थे एक रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए 80-85 लोग आते हैं जो अगले 6 साल तक काम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, सो ऑन सो फॉर्थ। देन अगला ये क्या है, इसका एक और चीज जानिए कि अगर मान लीजिए मिड टर्म वैकेंसी अराइज होती है, अगर कोई मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है किसी पोस्ट के लिए, चुनाव क्या अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है या मध्यावधि चुनाव होता है, किसी भी पोस्ट के लिए कोई अपॉइंट होता है मिड टर्म वैकेंसी को फिल करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट में से, तब क्या होगा कि तब वो इंसान जो मान लीजिए कि सडन डेथ हो जाती है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, को कुछ मिसहैप हो जाता है, तो मान लीजिए वो 6 साल का अपना पूरा टेन्योर सर्व नहीं कर पाया, शुरू के 3 साल सर्व किए, बाद के 3 साल उसके रह गए, ठीक है। तो जो बाद के 3 साल के लिए जो मेंबर आएगा ना, वो सिर्फ 3 ही साल सर्व करेगा, क्योंकि वो उसकी जगह आया है, उसकी रिटायर होने के बाद नहीं आया, उसकी रिप्लेस पे आया, उसकी रिप्लेसमेंट में आया है। तो जो उसकी रिप्लेसमेंट में आया वो सिर्फ बाकी के 3 साल सर्व करेगा, अपना फिर टेन्योर उसका खत्म हो जाएगा। तो बट अ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मेंबर इलेक्टेड अगेंस्ट द मिड टर्म वैकेंसी, अगर मिड टर्म वैकेंसी पे कोई मेंबर इलेक्ट होकर आता है और उसे सर्व करता है, तो सिर्फ वो रिमेनिंग पीरियड ही सर्व करेगा, वो कभी भी पूरी टर्म सर्व नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि 82 मान लीजिए लोग चले गए, तो उनकी जगह जो नए 82 आएंगे वो पूरा 6 साल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मिड टर्म वैकेंसी आती है, अगर मान लीजिए 10 मेंबर कम पड़ जाते हैं, मिड टर्म वैकेंसी के लिए इलेक्ट होकर आ रहे हैं 10 मेंबर, तो वो 10 मेंबर चले गए बीच में छोड़कर, उनकी बाकी का टेन्योर सर्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले जो मेंबर थे वो 3 साल सर्व करके चले गए, या उनके साथ कुछ हो गया, कुछ कहीं गए थे, कुछ मिसहैप हो गई, तो वो अब छोड़कर चले गए या अब ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो उनकी जगह जो 3 साल बाकी जो सर्व करेंगे वो 3 ही साल सर्व करेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट टेन्योर के बाद कोई इलेक्शन होता है, कंप्लीट करने के बाद, तो वो पूरा टेन्योर सर्व करेंगे। तो ये हमारा राज्यसभा का टेन्योर और ये क्वालिफिकेशन। चलिए और पढ़ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के ऑफिशियल्स में हमारे एक तो मेंबर्स तो हो ही गए राज्यसभा के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन हमारे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड हमारे डेप्यूटी चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, माने सिर्फ उनको पद दिया गया है, वो एक मेंबर नहीं माने जाते राज्यसभा के, क्योंकि उनको पदेन, अगर हम हिंदी में जाने तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का मतलब होता है पदेन अधिकारी। पदेन अधिकारी माने वो सिर्फ पद पर हैं, ठीक है। उनको एक जैसे अपॉइंटमेंट होती है वैसे, क्योंकि वो हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है, पद अधिकारी होगा, तो इसीलिए उनको पद मिला है, वो इलेक्ट होकर नहीं आते उस पोस्ट पर, तो इसीलिए वो वोट देने के लिए एंटाइटल नहीं होते। ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो मैंने बता ही दिया, तो वो राज्यसभा के। देन वो सारी मीटिंग्स के जो हेड होते हैं वो राज्यसभा के हेड, मतलब वो प्रिसाइड करते हैं, उस मीटिंग को चेयरमैन की तरह देखते हैं, उसके ऊपर मतलब अपना जजमेंट देते हैं, जो भी उन्हें डिसीजन लेना होता है, एक उनके अधिकारी के रूप में वो वहां पर बैठे होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें देखी होंगी, राज्यसभा टीवी पर आती हैं, लोकसभा टीवी पर आती हैं, तो आपने देखा होगा वो बैठकर बोलते हैं शांत हो जाइए, बैठ जाइए। जब भी राज्यसभा में कुछ मंत्रियों के बीच में कोई दो आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं या डिबेट हो रहा होता है, तो वो अपना पक्ष रखने के लिए सबको बोलते हैं। तो ये वो ही है, ठीक है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है इस टाइम? जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। देन इन हिज एब्सेंस, अगर वो नहीं है, बाय चांस ऐसा होता है कि कई बार जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो देश से बाहर हैं या वो बीमार हैं या वो किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं है, वो एब्सेंस में है, तो तब क्या होगा, उनकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे वो सारी मीटिंग्स पर प्रिसाइड करेंगे, मीटिंग्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, सारी मीटिंग्स को चेयर करेंगे, ठीक है। देन ये जो होते हैं ना डेप्यूटी चेयरमैन, ये राज्यसभा के मेंबर अपने आप में से ही किसी एक को चुन लेते हैं मेजोरिटी से, कि कोई भी एक जो होगा वो मेजोरिटी के साथ बता देगा कि सबकी मेजोरिटी से एक चुना जाएगा। सबने जिसको हाँ बोल दिया कि हाँ ये हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बन जाएंगे, उनके लिए ये डेप्यूटी चेयरमैन बनकर
चेयरमैन की एब्सेंस में राज्यसभा की मीटिंग्स को चेयर करते हैं। देन डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है? अगर सारे मेंबर्स मेजोरिटी में बोले कि हाँ हमें ये डेप्यूटी चेयरमैन नहीं चाहिए, दूसरे चाहिए, तो इनको हटाकर दूसरे इलेक्ट हो जाएंगे, बना दिए जाएंगे। देन चेयरमैन, हमारे जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन माने कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं, मेन पदेन अधिकारी होते हैं, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। उनके लिए हमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर वो राज्यसभा में पास होगा, तब जाके कहीं हम उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में हटा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो राज्यसभा के वोट देने के उसमें एलिजिबल नहीं होते, वो कभी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अनलेस देयर इज अ टाई। अगर वहां पर टाई है, मतलब बिल्कुल बराबर वोटिंग मिली है, दो लोगों को बराबर वोट मिले हैं, तो एक टाई ब्रेकर के रूप में उनका डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन वो वैसे वोट करने के लिए इंटाइटल नहीं होते, क्योंकि वो अपने पद पर अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, इसीलिए वो पदेन अधिकारी हैं। तो ये था हमारा राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में और राज्यसभा के अध्यक्षों के बारे में, उसके टेन्योर के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। और इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।